हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपके जीएस पेपर 2 का सब यूनिट 2, जहां पर हम गवर्नेंस और सोशल इश्यूज की बात करें। तो यहाँ पर हमारा एजेंडा क्या रहेगा कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको एनालाइज करेंगे और उसके रिगार्डिंग हम एक क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे जहां से आपकी होलिस्टिक कवरेज हो पाए। तो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर आपके टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सबसे पहला टॉपिक है दैट इज रोल ऑफ एनजीओज, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड सिविल सोसाइटी इन गवर्नेंस इन इंडिया। अब देखिए, रिसेंटली जब कोविड-19 हुआ तो कोविड-19 में आपको देखने को मिला कि जो एनजीओज थे, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन थे, उन्होंने एक काफी मेजर रोल प्ले किया है जिससे हमारी कंट्री कोविड-19 के थ्रू हो पाई है, राइट। तो यहाँ पर हम एनजीओज की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे, लूप होल्स क्या एग्जिस्ट कर रहे हैं उसके बारे में भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सेकंड टॉपिक देखते हैं। सेकंड टॉपिक इज बॉडीज कॉन्स्टिट्यूटेड, पॉलिसीज, programs and schemes for welfare of SCs, STs, women, minority, backward classes, differently abled persons and children in India। अब देखिए, ये जो सेकंड टॉपिक है, ये जो टॉपिक है ये आपके गवर्नेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है जो कि आपके वल्नरेबल सेक्शन से रिलेटेड है। अब देखिए, हमारी कंट्री में जो भी वल्नरेबल सेक्शंस हैं वहां पर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर वल्नरेबल सेक्शन के रिगार्डिंग जो भी पॉलिसीज बनाई गई हैं, जो भी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब वो नेशनली भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और आपके स्टेट स्पेसिफिक जो वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं फॉर द वल्नरेबल सेक्शंस वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो दिस इज पॉइंट नंबर 2। टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 3 आता है दैट इज इश्यूज रिलेटिंग टू द क्वालिटी ऑफ लाइफ, जहां पर हम लाइवलीहुड, पॉवर्टी, हंगर, डिजीजेस एंड सोशल इंक्लूसिवनेस से डील करें। अब देखिए, जब से कोविड-19 न्यूज में रहा है, पैंडेमिक हुआ है, वहां पर हेल्थ केयर सेक्टर, पॉवर्टी सेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपने न्यूज में सुना होगा कि कोविड-19 की वजह से बहुत से लोग बिलो पॉवर्टी लाइन आ चुके हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो टॉपिक है इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी सोशल अपलिफ्टमेंट, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले टॉपिक 1 देखेंगे। टॉपिक 1 जो है दैट इज रिलेटेड टू एनजीओज, CSOs, that is civil society organizations and self help groups। अब सबसे पहले हम एनालाइज करते हैं कि यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से हैं। लेट्स सी। देखिए, इस पे बहुत से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सम ऑफ द टॉपिक्स आर दीज। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये 2016 का क्वेश्चन है जहां पर आपसे लिमिटेशंस ऑफ एनजीओज पूछी गई है। सेकंड अगर देखते हैं तो अगेन 2016 का क्वेश्चन है, 8 मार्कर क्वेश्चन, that is, do you agree with the view that self-help groups are more devoted the task of reducing the sufferings of the poor than the government agencies? Now here the question becomes very very important क्योंकि यहाँ पर आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया गया है, पूछा गया है और ये पूछा गया है आपसे कि कैसे ये गवर्नमेंट एजेंसी से भी बेटर काम करते हैं, राइट। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं तो एग्जामिन द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी। सो आप देख सकते हैं जितने टॉपिक्स हैं दैट इज एनजीओज, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, सब पे से आपको एक एक क्वेश्चन पूछा गया। सो इसकी होलिस्टिक कवरेज करने के लिए हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है? दैट इज एनजीओज प्ले अ क्रिटिकल पार्ट इन डेवलपिंग सोसाइटी, improving communities and promoting citizen participation. Discuss the challenges faced by NGOs। अब देखिए, अगर हम इन क्वेश्चंस की बात करते हैं, ये जनरली क्वेश्चंस जो हैं ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस हैं। देखिए, यहाँ पर अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो एनजीओ की इंपॉर्टेंस इटसेल्फ इन दी इंट्रोडक्शन दी हुई है, इटसेल्फ इन दी स्टेटमेंट दी हुई है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जब आप इंट्रोडक्शन पार्ट लिखेंगे तो आपने इस लाइन को जस्टिफाई करना है। तो यहाँ पर या तो आप फैक्ट्स को ऐड कर सकते हैं या फिर आप डिफाइन कर सकते हैं व्हाट आर एनजीओ, राइट। तो बॉडी में तो आपको पता ही है क्योंकि लिखा है डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड बाय एनजीओज। तो सिंपल है, आपने यहाँ पर चैलेंजेस बताने हैं कि एनजीओज के रिसेंटली काफी ज्यादा एनजीओज न्यूज में भी रही थी एफसीआरए के रिगार्डिंग। तो अगर हम एफसीआरए के रेगुलेशंस की बात करते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने की थी, तो वहां पर भी एनजीओज काफी ज्यादा न्यूज में रही। तो जो लूप होल्स हैं दैट शुड बी करंट ओरिएंटेड, जो कि हम डिस्कस करने की कोशिश करें। तो लेट्स स्टार्ट। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर आप एनजीओ की डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, इट इज एन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विच इज नीदर अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट नॉर अ कन्वेंशनल
फॉर प्रॉफिट बिजनेस। अब देखिए यहाँ पर जनरली अगर जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं, बिजनेस का मतलब ही क्या होता है, प्रॉफिट मेकिंग, है ना। सो ये जो गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये ना ही गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, ना ही ये फॉर प्रॉफिट बिजनेसेस में डील करती हैं। सो इनका मेजर मकसद क्या रहता है, दैट इज वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। सो ये वेलफेयर के लिए काम करते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, राइट। So usually set up by ordinary citizens, and NGOs may be funded by governments, foundations, businesses or private persons. अब देखिए इनकी फंडिंग कहाँ से आती है, क्योंकि इनका जो बिजनेस है वो फॉर प्रॉफिट नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है इनको फंडिंग की जरूरत पड़ती है। फंडिंग कहाँ से दी जाती है, तो गवर्नमेंट देगा या फिर कोई प्राइवेट सिटीजन भी दे सकता है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, क्योंकि एनजीओस पे क्वेश्चन है तो एनजीओस को आप डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बॉडी की बात करते हैं तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि बताइए कौन से चैलेंजेस फेस करे जाते हैं बाय द एनजीओस। तो सबसे पहला है दैट इज एसिमेट्री ऑफ पावर। अब देखिए कुछ ऐसी एनजीओस हैं जिनको एक्चुअली में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल चुकी है कि वो एक एमएनसी की तरह काम करना शुरू कर गई। तो यहाँ पर क्या है, अगेन अगर आपको यहाँ पर ज्यादा पावर दी जाएगी तो आप उस पावर का मिसयूज करेंगे। तो कुछ ऐसी एनजीओस हैं जिनको बिल्कुल ही फंडिंग नहीं मिलती है, और कुछ ऐसी एनजीओस हैं जिनको इतनी ज्यादा फंडिंग मिलती है कि वो एमएनसीज का टैग ले चुकी है। तो यहाँ पर आपको एसिमेट्री ऑफ पावर देखने को मिलता है, ज्यादा पावर भी सही नहीं है और कम पावर भी सही नहीं है। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, दैट इज एसिमेट्री ऑफ पावर, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं साइफनिंग ऑफ फंड्स, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये करंट ओरिएंटेड है। देखिए जो एनजीओस हैं दे आर बाय एंड बाय बिकमिंग दी सेफ हेवन्स टू चैनलाइज दी ब्लैक मनी। अब देखिए जो एफसीआरए गाइडलाइंस दी गई थी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू, तो वहां पर यही कहा गया था कि जो एनजीओस हैं एक्चुअली में क्या ऑर्गेनाइजेशंस बन चुकी हैं जहां पर ब्लैक मनी पार्क किया जाता है। तो फंडिंग के थ्रू जो दिया जाता है दैट इज ऑल ब्लैक मनी। तो यहाँ पर क्या है, इट हैज बिकम दी साइफनिंग ऑफ फंड्स। तो यहाँ पर ब्लैक मनी या फिर टैक्स एवेजन के जो भी पैसा होता है वो कहाँ पर पार्क कर दिया जाता है, दैट इज इन दी एनजीओस, राइट। थर्ड पॉइंट देखते हैं दैट इज एनजीओस फॉर नेम सेक। अब देखिए इनका कोर एजेंडा क्या है, वेलफेयर करना, लेकिन यहाँ पर जो एनजीओस बनी है वो सिर्फ नाम के लिए बनी है। नेम सेक का मतलब क्या होता है, नाम के लिए। तो एज सच कोई भी वेलफेयर एक्टिविटीज उनके द्वारा नहीं की जा रही, वो फंडिंग लेती हैं बट एज सच एक्सपेंडिचर नहीं कर रही होती। दिस इज द थर्ड लूप होल। फोर्थ पॉइंट की अगर बात करते हैं तो दैट इज पॉलिटिकल एक्टिविज्म। अब देखिए कुछ एनजीओज ऐसी हैं दैट आर इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिकल एक्टिविज्म विद फॉरेन फंड। अब फॉरेन फंड्स मिलते हैं जिसकी वजह से वो पॉलिटिकली एक्टिव रहती हैं, तो उनको फंडिंग ही इस मोटिव पे मिलती है कि आपने पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना है। तो यहाँ पर जब भी पॉलिटिक्स इंटरवीन करेगा तो आपको देखने को मिलेगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी ही होगी। तो आप देख सकते हैं कुछ एनजीओज हैं दे आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन दी पॉलिटिकल कैंपेन्स, राइट। सो एक तरह से वो प्रॉक्सी पॉलिटिकल पार्टीज बन जाती हैं। सो दैट इज अगेन हार्म टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो वेलफेयर तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अब वो अब किस में पार्टिसिपेट कर रही है, दैट इज इन दी पॉलिटिक्स ऑफ द पार्टी, राइट। नेक्स्ट देखते हैं दैट इज ऑब्नॉक्शियस एजेंडा। अब देखिए ऑब्नॉक्शियस एजेंडा क्या है, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बन चुकी हैं जिससे जो एक्सट्रीमिस्ट सोच वाले लोग हैं वो यहाँ पर फॉरेन फंडिंग दे रहे हैं। अब वो फॉरेन फंडिंग दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉरेन सपोर्टेड एक्सट्रीमिस्ट एंड सेसेशनिस्ट ग्रुप्स, जिसकी वजह से क्या है, हमारी इंटेग्रिटी, इंडिया की इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी को बहुत बड़ा खतरा है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं दैट इज एब्सेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि एनजीओस के पास एक लेआउट ही नहीं है, प्लान ही नहीं है कि कैसे हमें वर्क करना है, कैसे हमें फंक्शन करना है। तो यहाँ पर क्या है, जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है वो आपको मिसिंग देखने को मिलती है, दैट इज इन दी एनजीओस वर्क। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दैट इज पुअर गवर्नेंस एंड नेटवर्किंग। अब देखिए अगर हम यहाँ पर गवर्नेंस की बात करते हैं, गवर्नमेंट और गवर्नेंस में फर्क क्या होता है। गवर्नमेंट एक इलेक्टेड हेड आप बिठा दिया जाता है, लेकिन अगर हम गवर्नेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है कि जो भी पॉलिसीज बनाई जा रही हैं वो पॉलिसीज नूक एंड कॉर्नर तक पहुंच पाए, हर एक सिटीजन तक पहुंच पाए। तो यहाँ पर भी मेजर मकसद एनजीओ का क्या रहता है कि अगर हम वेलफेयर स्कीम्स चला रहे हैं
वेलफेयर कर रहे हैं वो वेलफेयर नूक एंड कॉर्नर तक पहुंच पाए, हर एक सिटीजन तक पहुंच पाए। तो यहाँ पर गवर्नेंस जो है वो प्रॉपर नहीं है, नेटवर्किंग प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से बहुत से ऐसे लोग हैं जो इनके एम्बिट में नहीं आ पाते। राइट, नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज लैक ऑफ वॉलंटियरिज्म और सोशल वर्क अमंग यूथ। अब देखिए एनजीओ में पार्टिसिपेट कौन करता है, क्योंकि ये फॉर प्रॉफिट बिजनेस तो नहीं है, तो यहाँ पर वॉलंटियर्स जो होते हैं उन्हीं की कमी है। जो यूथ है वो आजकल एनजीओ या सोशल वर्क करना ही नहीं चाह रहा है, तो जिसकी वजह से अगेन यहाँ पर जब तक यूथ नहीं है, वॉलंटियर्स नहीं है, तब तक एनजीओ की वर्किंग प्रॉपर नहीं हो। राइट, सो दीज आर सम ऑफ दी drawbacks or you can say the challenges that are faced by the NGO. तो क्वेश्चन यही था, 8 मार्कर क्वेश्चन, रादर अगर आपको 20 मार्कर क्वेश्चन भी आता है तो आप यहाँ पर चैलेंजेस लिख के वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं। देखिए वे फॉरवर्ड मुश्किल नहीं होता, अगर आपने चैलेंजेस बना लिए आपको वे फॉरवर्ड बनाना बहुत आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए ही आपने पॉइंटर्स लिख देने। अब सपोजेडली आप देखिए यहाँ पर साइफनिंग ऑफ फंड्स है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, फंड्स पे रोक लगा सकते हैं, वे फॉरवर्ड में वो ही लिख दीजिए। राइट, ऐसे ही ऑब्नॉक्शियस एजेंडा अगर आपको देखने को मिलता है अगेन, तो यहाँ पर आप एक्टिव पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये जो एजेंडा है हम इसको नलिफाई कर। राइट, तो वे फॉरवर्ड लिखना काफी आसान हो जाता है वंस यू हैव रिटन दी चैलेंज। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम कंक्लूजन की बात करते हैं तो कंक्लूजन क्या होगा, जो सिटीजन्स हैं they are keen to play an active role in processes that shape their lives and it is important that their participation in democracy go beyond the ritual of voting and should include promotion of social justice। अब देखिए यहाँ पर सिटीजन्स को आग्रह किया गया है, क्योंकि हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा ये जो एनजीओज हैं ये प्रॉपर फंक्शनिंग क्यों नहीं कर पा रही है, क्योंकि आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है। तो यहाँ पर सिटीजन्स को आग्रह किया जा रहा है कि आप यहाँ पर अगर एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारी कंट्री में क्या हो पाएगा, सोशल जस्टिस हो पाएगा, वेलफेयर हो पाएगा। राइट, सो दिस वाज द होलिस्टिक कवर। आप देखिए अगर आपसे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी पूछा जाता है तो ऑलमोस्ट कॉन्टेक्स्ट सेम रहेगा, यहाँ पर सिर्फ इंट्रोडक्शन चेंज हो जाएगा। राइट, तो मैंने वही क्वेश्चन पिक किया है जिससे एटलीस्ट आपकी ये जो टॉपिक है ये होलिस्टिकली कवर हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, सबसे पहला टॉपिक हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज बॉडीज कॉन्स्टिट्यूटेड policies, programs and schemes for the welfare of SCs, STs, women, minority, backward classes, differently abled persons and children in India. So majorly हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, that is vulnerable section of the society की। So यहाँ पर अगेन देखिए ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत तरीके से फ्रेम हो सकता है, कुछ तो पॉलिटी से रिलेट हो सकता है और कुछ इकोनॉमी से रिलेट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे जहां पर हम एज पॉपुलेशन की बात करेंगे, मतलब सीनियर सिटीजन्स की बात करेंगे, तो वो क्या है, वो इकोनॉमी को भी इफेक्ट करेंगे और वो हमारे सोशल वेलफेयर स्कीम्स को भी इफेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मेरी कोशिश रहेगी कि आपको एक होलिस्टिक कवरेज मिल जाए जहां पर आप इकोनॉमी के परस्पेक्टिव से भी समझ पाए और आप सोशल वेलफेयर के परस्पेक्टिव से भी समझ पाए। राइट, सो अगर हम यहाँ पर बॉडीज कॉन्स्टिट्यूटेड की बात करते हैं तो ये किससे रिलेट होगा, ये पॉलिटी से रिलेट हो पाएगा कि कौन से ऐसे बॉडीज हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनली आपको देखने को मिलती है। सो आप देख सकते हैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस या नेशनल कमीशन फॉर एसटीज एंड एससीज, तो ये सारा पॉलिटी से रिलेटेड हो जाएगा। लेकिन अगर हम पॉलिसीज, प्रोग्राम, स्कीम्स की बात करते हैं तो ये कहाँ से डील हो जाएगा, दैट इज विद द गवर्नमेंट। तो आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस देख सकते हैं, बहुत से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ऑलमोस्ट हर सेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, डिस्कस वेरियस वेलफेयर स्कीम्स फॉर वुमेन इन इंडिया। तो बहुत ही जेनरिक सा टर्म है, यहाँ पर आप आर्टिकल्स को कोट कर सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं और स्कीम्स जो हमारे कंट्री के द्वारा चलाई जा रही हैं स्पेशली फॉर वुमेन, उनके बारे में कोट कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, तो दैट इज व्हिच पॉलिसीज आर मेड फॉर द वेलफेयर ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पर्संस फॉर हिमाचल प्रदेश। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि ये जो सेकंड टॉपिक है ये दोनों तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। एक जैसे अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेशनली पूछ रहे हैं, लेकिन अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं जहां पर डिफरेंटली एबल्ड पर्संस की बात करी गई है वहां पर इट इज स्पेसिफिक टू हिमाचल प्रदेश। राइट, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज व्हाट आर द लीगल राइट्स ऑफ द सीनियर सिटीजंस अंडर सीनियर सिटीजंस एक्ट ऑफ 2007। सो इट वाज अ 2016 क्वेश्चन। अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पर सीनियर सिटीजंस की बात की गई है। सो अगेन वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है, क्योंकि हमारी जो पॉलिटी है, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन देता है उनको, इसीलिए
हम कह सकते हैं कि हमारी कंट्री में ये जो वल्नरेबल सेक्शन है दैट इज द मोस्ट प्रोटेक्टेड सेक्शन, राइट। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। आज हम क्वेश्चन कौन सा डिस्कस करेंगे? सो दैट इज द प्रोपोर्शन ऑफ ओल्डर पीपल इज एक्सपेक्टेड टू almost double in India in the next 2 decades. In this context, discuss various challenges faced by elderly people and proactive actions needed to address them. Now this is a 20 mark question क्योंकि काफी सारे questions हैं। देखिए सबसे पहले अगेन स्टेटमेंट दे रखी है कि अगर हम नेक्स्ट 2 decades की बात करते हैं तो आप देखेंगे जो हमारी एल्डरली पॉपुलेशन है वो डबल हो जाएगी। देखिए अगर हम अभी की बात करते हैं तो हमारी एल्डरली पॉपुलेशन है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 8.6%। तो ये कहा जा रहा है कि नेक्स्ट 2 डेकेड्स में मतलब 2050 तक आपको ये जो प्रोपोर्शन है डबल होता हुआ दिखेगा। देखिए जब भी एल्डरली पॉपुलेशन बढ़ती है किसी भी कंट्री में, जैसे फॉर एग्जांपल अभी का एग्जांपल ले सकते हैं जापान, वहां पर प्रॉब्लम क्या है कि क्योंकि एजिंग पॉपुलेशन है, जब एजिंग पॉपुलेशन हो जाती है तो आपकी इकोनॉमी डायरेक्टली इफेक्ट होती है क्योंकि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा, प्लस गवर्नमेंट का भार बढ़ जाएगा। भार कैसे बढ़ जाएगा? क्योंकि उनको वेलफेयर स्कीम्स चलानी पड़ेंगी इनके लिए, इन सीनियर सिटीजन्स के, राइट। सो एक तरह से वो जो एसेट है, वो जो हमारा एसेट था वो अब हमारी क्या बन चुका है? लायबिलिटी बन चुका है। तो इसके लिए कौन कौन से चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं और हमारी कंट्री इनके लिए क्या कर रही है, ये क्वेश्चन है, राइट। सो अगर इंट्रोडक्शन की बात करते हैं सो आप यहां पर अगेन कोट करेंगे फैक्ट्स। अब यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन रिपोर्ट है उन्होंने कहा है कि जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, मतलब जो लोग 60 साल से ऊपर हैं, दे विल डबल बाय 2050। अगर हम 2011 के सेंसस की बात करते हैं तो आप देखेंगे हमारी एल्डरली पॉपुलेशन कितनी है? 8.6%। लेकिन यही जो नंबर है ये 2050 तक कितना पहुंच जाएगा? ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। अप्रोक्सीमेटली 19% ऑफ द पॉपुलेशन विल बी डिपेंडेंट पॉपुलेशन, राइट। सो यहाँ पर कंट्री के लिए आपको पॉलिसी चैलेंजेस देखने को मिलते हैं क्योंकि उनको अपनी पॉलिसी शिफ्ट करनी पड़ेंगी जिससे कि वो वेलफेयर प्रोवाइड कर पाए अपनी एल्डरली पॉपुलेशन, राइट। सो अगेन करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स सी, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो आप ये डायग्राम देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर 2021 टू 2031 की बात करते हैं तो आपकी एल्डरली पॉपुलेशन कितनी है? दैट इज 8.4%, राइट। लेकिन जैसे जैसे हमारी एल्डरली पॉपुलेशन है वो बढ़ती जाएगी। तो आप देख सकते हैं अगर हम 2050 की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, राइट। अब कोर क्वेश्चन की बात करते हैं कि बताइए इनके चैलेंजेस कौन कौन से फेस किए जाते हैं। तो सबसे पहला है दैट इज फेमिनाइजेशन ऑफ एजिंग पॉपुलेशन। देखिए जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो होता है, अगर हम मेल्स की बात करते हैं तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 67.6 ईयर्स। ऑन द अदर हैंड अगर हम वुमेन की बात करते हैं तो दैट इज 70 ईयर्स। तो आप देख सकते हैं कि जो मेल्स हैं वो ज्यादा लॉन्गर नहीं रहते लेकिन वुमेन रहती है। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा पहला पॉइंट इज फेमिनाइजेशन ऑफ एजिंग पॉपुलेशन। मतलब जो एजिंग पॉपुलेशन है वहां पर ज्यादातर आपको कौन दिखेंगी? वुमेन दिखेंगी। अब जो वुमेन होती हैं वो वैसे भी डिपेंडेंट होती हैं, राइट। सो यहाँ पर अगेन जो गवर्नमेंट है उसको पॉलिसीज ऐसी बनानी पड़ेगी जिससे कि वो वुमेन एजिंग पॉपुलेशन को एड्रेस करे। नंबर 1। नंबर 2 प्रॉब्लम क्या है? इनएडिक्वेट सोशल वेलफेयर। अब देखिए यहाँ पर आयुष्मान भारत चल रहा है, बहुत सी ऐसी स्कीम्स चल रही हैं, लेकिन फिर भी ऐसा कहा जाता है, जैसे हम यहाँ पर कोट कर सकते हैं नीति आयोग को। नीति आयोग रिपोर्ट हाईलाइटेड दैट 400 मिलियन इंडियंस डू नॉट हैव एनी फाइनेंशियल कवरेज फॉर हेल्थ। अब देखिए जब भी हम हेल्थ की बात करते हैं, जो एजिंग पॉपुलेशन है उनकी प्रायोरिटी क्या रहती है? दैट इज हेल्थ। सो हेल्थ केयर सर्विसेज में हमारे इंडियन गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा नेक्स्ट 2 डेकेड्स, राइट। थर्ड प्रॉब्लम आती है दैट इज लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी। सो आप देख सकते हैं क्योंकि 90% एंड अबव वर्कर्स आर इन द इनफॉर्मल सेक्टर। अब इनफॉर्मल सेक्टर में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या रहता है कि आपको कोई भी सोशल वेलफेयर स्कीम्स का बेनिफिट नहीं मिल पाता। तो यहां पर भी यही कहा गया है क्योंकि हमारी कंट्री में इनफॉर्मल सेक्टर में ज्यादा वर्कर 90% ऑफ द वर्कर्स आर इन्वॉल्व इन दैट, जिसकी वजह से उस सोशल सिक्योरिटी नेट में नहीं आता। अगेन दैट्स एन इश्यू। नेक्स्ट आता है दैट इज निग्लेक्टेड बाय यंगर जनरेशन। अब देखिए धीरे धीरे करके जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है जिसकी वजह से जो जॉइंट फैमिलीज का कल्चर है वो खत्म हो चुका है। अब न्यूक्लियर फैमिलीज एग्जिस्ट करती हैं।
तो उसकी वजह से क्या है, जो ये एजिंग पॉपुलेशन है, ये एजिंग पॉपुलेशन सफर करती है। क्यों? क्योंकि जो यंगर पॉपुलेशन है वो उनको छोड़ के चले जाते, राइट। तो दैट इज दी अगेन अ फोर्थ प्रॉब्लम। फिफ्थ प्रॉब्लम की बात करते हैं तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज। अब देखिए, जैसे जैसे हमारी ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन हुआ, उसकी वजह से क्या है, जो वर्क सेट है, पहले क्या होता था, ज्यादातर पॉपुलेशन वाज इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चरल सेक्टर, सो उनको जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं वो काफी कम होती थी। लेकिन आज अगर हम बर्डन देखते हैं डिजीजेस का, सबसे बड़ा बर्डन क्या है, दैट इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। सो ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं, जैसे डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, ये ऑलमोस्ट आपको हर एजिंग पॉपुलेशन सिटीजन में देखने को मिलता है। सो यहाँ पर वही कहा गया है कि जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं वहां पर आपको एक बर्डन देखने को मिलता है। So these are some of the issues that are related with the elderly population. अब कौन से प्रोएक्टिव एक्शंस लेने चाहिए? अब सबसे पहला क्या है, हमें कौन सी अप्रोच लेनी चाहिए, दैट इज एल्डरली फर्स्ट अप्रोच। सो हमें पता है कि नेक्स्ट 2 डेकेड्स में हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें एक मेजर चंक एल्डरली पॉपुलेशन का होगा, तो हमारी अप्रोच भी शिफ्ट हो जानी चाहिए। क्योंकि अभी हमारी अप्रोच क्या है कि हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को रीप कर पाए। अब हमारा मकसद क्या होना चाहिए, धीरे धीरे हमारी जो अप्रोच है वो चेंज होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, एल्डरली फर्स्ट अप्रोच, राइट। सेकंड है सोशियो इकोनॉमिक इंक्लूजन ऑफ द एल्डरली पॉपुलेशन। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो हमने सेक्लूजन कर रखी है एल्डरली पॉपुलेशन की, उनको हम सोशल वेलफेयर स्कीम्स के एम्बिट में लेके आ सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट है सोशियो इकोनॉमिक इंक्लूजन ऑफ द एल्डरली पॉपुलेशन। थर्ड है दैट इज प्रोएक्टिव रोल ऑफ गवर्नमेंट। अब देखिए, हम हमारे हेल्थ के सेक्टर में जीडीपी कंट्रीब्यूशन की अगर बात करते हैं तो दैट वी स्पेंड अराउंड 1.6%। तो हमारा अभी मकसद क्या है कि हम 2.5% ऑफ द जीडीपी इन्वेस्ट करें, किसमें, दैट इज इन हेल्थ केयर सेक्टर। क्यों? क्योंकि हमें पता है विद पैसेज ऑफ टाइम ये जो पॉपुलेशन है ये क्या हो रही है, एज हो रही है, राइट। नेक्स्ट आता है दैट इज आयुष्मान भारत स्कीम। अब देखिए, जो आयुष्मान भारत स्कीम चल रही है उसके एम्बिट को हमें बढ़ाना है, जिससे ये जो इनफॉर्मल सेक्टर के लोग हैं, जो ये एल्डरली पॉपुलेशन है, ये भी इसके एम्बिट में। So these are some of the steps that have been taken by India or can be taken by India. Then conclusion की अगर बात करते हैं तो जापान का जो मॉडल है for welfare of elderly population, which provides facilities like nursing homes, silver human resources centers, which provide part-time and temporary work to local senior citizens. Such models needed to be adopted in India to achieve the constitutional directions provided in DSP under Article 41 for the welfare of elderly citizens. अब देखिए, इस कंक्लूजन को हम एक होलिस्टिक कंक्लूजन कहेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर हमने कॉन्स्टिट्यूशन को कोट कर दिया, दैट इज आर्टिकल 41, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर हम एक केस स्टडी क्या है कि जापान के जो मॉडल है, क्योंकि वहां पर एल्डरली पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है, तो उनके मॉडल को हम क्या कर सकते हैं, रेप्लिकेट कर सकते हैं इंडिया में, जिसकी वजह से हम इन वल्नरेबल सेक्शन को भी एक प्रॉपर प्लेस दे, राइट। So this was the question regarding elderly population. Next, third topic आता है आपका, that is issues relating to quality of life, livelihood, poverty, hunger, diseases and social inclusion. तो यहाँ पर आपको poverty, hunger, inequality से related questions देखने को मिलेंगे। So आप 2018 का क्वेश्चन देख सकते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन है, इंडिया हैज फेल्ड टू एड्रेस द इश्यूज ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर ड्यू टू इनइफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंटल पॉलिसीज बाय गवर्नमेंट्स। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, उन्होंने बोला है कि जो पॉवर्टी और हंगर का इशू है वो आज तक भी इंडिया हैंडल नहीं कर पाया है, कोप अप नहीं कर पाया है। तो बताइए कि जो भी हमारी पॉलिसीज चल रही हैं उसमें लूप होल्स कहाँ है, राइट। सेकेंड क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो व्हाट डू यू नो अबाउट आयुष्मान भारत। सिंपल सी स्कीम है, बहुत ही ज्यादा न्यूज में रही थी, तो अगेन देख सकते हैं ये 4 मार्क का क्वेश्चन था। सो यहाँ पर आपको की प्रोविजंस बताने थे आयुष्मान भारत। हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो एक्चुअली में करंट अफेयर्स में था, क्योंकि करंट अफेयर्स को जब आप कोट करते हैं, करंट अफेयर्स से ही एक्चुअली में चीजें ली जाती हैं और उसके बाद आपका क्वेश्चन फॉर्म होता है। तो लेट्स सी हम कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं, रीसेंट ऑक्सफैम रिपोर्ट हैज हाइलाइटेड ग्रेव सिचुएशन ऑफ राइजिंग इनइक्वालिटी इन इंडिया। इन दिस कंटेक्स्ट डिस्कस कॉजेज एंड इंपैक्ट ऑफ इनकम इनइक्वालिटी। ना ये ऑक्सफैम की रिपोर्ट जो है ना वो काफी ज्यादा न्यूज में रही थी। जब ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई तो पता चला कि हमारी कंट्री में इनइक्वालिटी कितनी एग्जिस्ट करती है।
तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इस इनइक्वालिटी की वजह से एक लार्जर गैप देखने को मिलता है कि जो रिच है वो सुपर रिच है और जो इंसान पुअर है वो काफी ज्यादा वल्नरेबल है, जिसकी वजह से आपको एक लार्ज गैप देखने को मिलता है बिटवीन द रिच एंड द पुअर सेक्शन। सो इंट्रोडक्शन अगेन अपने ऑक्सफैम रिपोर्ट है तो ऑब्वियसली बात है आप उसी को कोट करेंगे। तो इनकम इनइक्वालिटी ऑफ द कंट्री रेफर्स टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम अमंग द सिटीजन। तो इनइक्वालिटी को आप डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सफैम की जो रिपोर्ट थी जहां पर इसका टाइटल क्या था, दैट इज इनइक्वालिटी किल्स, पॉइंट्स आउट अ स्टार्क इनकम डिवाइड वर्सनड बाय कोविड-19। अब देखिए कोविड-19 में जो गैप एक्चुअली में हम रिड्यूस करना चाहते थे वो अब रिड्यूस नहीं हुआ है, रादर ये जो गैप इनइक्वालिटी गैप है ये और भी ज्यादा बढ़ चुका है। क्यों? क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक हुआ, राइट। सो इस रिपोर्ट में यही हाईलाइट किया गया है कि इनइक्वालिटी तो पहले से एग्जिस्ट करती थी लेकिन कोविड-19 ने इसको और वर्सन कर दिया। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन। अगर बॉडी की बात करते हैं तो आपसे वही पूछा गया है कि बताइए कॉजेज क्या हैं। अब देखिए अगर कॉजेज की बात करते हैं तो सबसे पहला क्या है, राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा धीरे धीरे करके जो एजुकेशन लेवल है वो बढ़ रहा है, लेकिन जब एजुकेशन लेवल बढ़ रहा है तो हमारे को उतनी ही जॉब अपॉर्चुनिटीज भी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो तो बहुत स्क्यूड है, तो उसकी वजह से आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। जब एक यंगस्टर अनएम्प्लॉयड रहेगा तो आप देखेंगे उसमें इनइक्वालिटी डिफरेंस, क्योंकि रिच जो है वो वर्किंग कंडीशन में है लेकिन जो पुअर है जो एक्चुअली में एजुकेटेड है लेकिन फिर भी वो अनएम्प्लॉयड है, तो आपको एक स्टार्क रियलिटी देखने को मिलेगी। तो पहला कॉज क्या है, दैट इज राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। सेकंड की अगर बात करते हैं दैट इज राइजिंग इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन जो राइज हो रहा है, तो देखिए कोविड-19 हुआ उसके बाद इन्फ्लेशन टारगेटिंग बहुत मुश्किल हुई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में हुई, आप ऑल ओवर वर्ल्ड देखोगे तो इन्फ्लेशन के रेट्स बहुत ज्यादा हाई हैं। अब जब इन्फ्लेशन होती है तो उसकी वजह से होता क्या है, क्योंकि जो सुपर रिच लोग हैं वो क्या है, वो तो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उनको तो बेनिफिट होगा, लेकिन जो पुअर लोग हैं वो क्या है, कंज्यूमर्स हैं। तो अगर वो कंज्यूमर्स हैं तो उनकी पॉकेट से ज्यादा पैसा जा रहा है, तो अगेन आपको क्या होगा, जो रिच लोग हैं जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हैं उनको ज्यादा पैसा मिलेगा और जो पुअर लोग हैं उनकी जेब से ज्यादा पैसा जाएगा, तो अगेन आपको इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी। दैट इज द सेकंड कॉज। थर्ड कॉज की अगर बात करते हैं टैक्स रेवेन्यूज, अब देखिए यहाँ पर क्या है, देख सकते हैं आप, ग्रॉस टैक्स रिसीट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर प्रीवियस ईयर reveal that 52% of the tax revenues are from indirect taxes, indicating regressive taxation, that is poor are taxed more than the rich. So यहाँ पर क्या है, ज्यादातर हमारा जो प्रोपोर्शन जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है वो किससे हो रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स से हो रहा है। अब इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो हर कोई देता है, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो मेजर चंक है वो कहां से आ रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स से आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो आम जनता है जो आम लोग हैं वो ज्यादा टैक्स दे रहे हैं, राइट। इनकम टैक्स, जबकि जो हमारा प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है, जो इनकम टैक्स है उनका उसका जो प्रोपोर्शन है वो कम है। तो यहां से आपको पता चलता है कि जो आम इंसान है वो ज्यादा टैक्स दे रहा है, तभी हमारी गवर्नमेंट का रेवेन्यू शेयर सबसे ज्यादा कहां से है, दैट इज इन दी इनडायरेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दैट इज लो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। अब देखिए हमें पता है कि 50% ऑफ पॉपुलेशन कंटेन्स वुमेन। अब अगर आप देखेंगे ये जो मेजर चंक है यही अनएम्प्लॉयड है, मतलब ये काम ही नहीं करता, तो यहां से क्या है कि आपकी जीडीपी कंट्रीब्यूशन में सबसे ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। सो यही पॉइंट है कि जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो बहुत स्क्यूड है, जिसकी वजह से अगेन आपको इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। डिजिटल डिवाइड है, अब देखिए जैसे जैसे हमारी कंट्रीज प्रॉस्पर कर रही है, प्रोग्रेस कर रही है, तो उसमें सबसे पहले आपको देखने को मिलता है कि डिजिटलाइजेशन बहुत ज्यादा हो रही है। तो यहाँ पर डिजिटल डिवाइड होने की वजह से भी आपको देखने को मिलेगा इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करती है। सो आप फैक्ट देख सकते हैं, 65% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरियाज विच सफर्स लैक ऑफ डिजिटल कनेक्टिविटी एंड अनएबल टू पार्टिसिपेट इन लेबर मार्केट। अब क्योंकि उनके पास डिजिटल एक्सेस नहीं है, उसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा लैक बिहाइंड देखने को मिलता है। कोविड-19 में ऑलमोस्ट हर चीज डिजिटलाइज हुई। अगर आपको डिजिटल डिवाइसेस को ऑपरेट करना ही नहीं आता है तो आप उस लेबर मार्केट से बिल्कुल एब्सेंट हो जाएंगे।
जब आप एब्सेंट हो जाएंगे तभी आपको एक स्टार्क इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। लास्ट पॉइंट देखते हैं, दैट इज इम्पैक्ट ऑफ इनकम इक्वालिटी। देखिए इम्पैक्ट क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले आपको इंक्रीज इन बिलियनियर्स एज वेल एज बिलो पॉवर्टी लाइन। सो मैंने आपको बताया जब इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है तो जो रिच है वो सुपर रिच हो जाते हैं, जो पुअर हैं वो एक्चुअली में और पुअर हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, आपको चंक्स देखने को मिलेंगे इन दी अपर स्ट्राटा एज वेल एज दी लोअर स्ट्राटा। तो आप देख सकते हैं 2021 का अगर डेटा देखते हैं तो दे सॉ 40% इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बिलियनियर्स इन इंडिया एंड 5 करोड़ इंडियंस हैव बीन पुश्ड टू बीपीएल। सो यहां पर आपको देखने को मिलता है 2021 का डेटा है, बहुत ही रीसेंट डेटा है, आप याद कर सकते हैं। यहां से आपको इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपको मेंस में अच्छा स्कोर करना है, यूनिक आंसर्स बनाने हैं, तो यूनिकनेस के लिए आपको अपने फैक्ट्स को याद करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आप 2021 का डेटा याद कर सकते हैं कि 40% आपको इंक्रीज देखने को मिला है इन दी नंबर ऑफ बिलियनियर्स, और अगर 5 करोड़ लोगों की बात करते हैं तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन जा चुके हैं। तो मेजर चंक आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, दैट इज स्क्यू इन द शेयर ऑफ कंट्रीज वेल्थ। सो एज पर एस्टिमेट्स over 75% of countries' wealth is in the hands of the top 1%. So you can imagine कि अगर हम कंट्रीज वेल्थ की बात करते हैं तो 75% जो कंट्री का वेल्थ है वो किन लोगों ने होल्ड कर रखा है, जो टॉप 1% है। तो यहीं से आपको एक स्टार्क इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से ही आपने आंसर लिखना है। सो अगर यहाँ पर आप फैक्ट्स को कोट नहीं करेंगे ना तो आपका आंसर इनकम्प्लीट लगेगा, राइट। सो इम्पैक्ट नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज स्लो टू जेंडर पैरिटी। सो आप देख सकते हैं क्योंकि पैंडेमिक हुआ जिसकी वजह से बहुत सारी अर्निंग सफर हुई, तो बहुत सी लोगों के नौकरियां चली गई, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि हमारी कंट्री को अप्रोक्सीमेटली 60 लाख करोड़ की अर्निंग्स में लॉस हुआ है। ठीक है, अगेन यहाँ पर अगर जितना आप डेटा याद रख सकते हैं, मैंने आपको डेटा इसलिए प्रोवाइड कर दिया है कि जो आपके अपकमिंग मेंस हैं वहां पर आप कहीं ना कहीं इसको यूटिलाइज कर लीजिए। जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है, जो आपको डेटा इजी लगता है, उसको याद कर लीजिए, राइट। नेक्स्ट, हाई फिस्कल डेफिसिट एंड डिक्लाइन इन सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर। अब देखिए क्योंकि पैंडेमिक हुआ तो ज्यादातर गवर्नमेंट का ध्यान किस पे था, दैट इज इन दी हेल्थ सेक्टर। तो हेल्थ सेक्टर पे सारी इन्वेस्टमेंट हो गई। तो यहाँ पर जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं जो एक्चुअली में क्या करती हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं उनको हेल्प करती है जिससे कि वो अबव पॉवर्टी लाइन आ पाए और इस वाले स्टार्टअप को छोड़ दें। लेकिन क्योंकि कोविड-19 हुआ, पैंडेमिक हुआ, जिसकी वजह से इनइक्वालिटी और भी ज्यादा आपको देखने को मिलती है। दैट इज इंक्रीज वल्नरेबिलिटी ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर। अब देखिए जो इनफॉर्मल सेक्टर है, मैंने आपको बताया कि वो सोशल सिक्योरिटी के एम्बिट में, नेट में नहीं होते हैं। अब वो नहीं है तो इसलिए आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, जैसे अगर कोविड-19 की बात करते हैं तो ये जो आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर था वो काफी ज्यादा आपको बढ़ता हुआ दिखा। वो क्यों दिखा, क्योंकि ये इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते, राइट। तो दीज आर दी इम्पैक्ट। तो अगर हम कंक्लूजन की बात करते हैं तो इंडिया इज वन ऑफ द कंट्रीज व्हिच फेयर वर्स इन द वर्ल्ड बैंक गिनी इंडेक्स एज वेल एज ऑक्सफैम रिपोर्ट। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, टू अचीव द आइडियल ऑफ न्यू इंडिया बाय 2025 द गवर्नमेंट नीड्स टू वर्क नॉट ओनली ऑन द वेल्थ जनरेशन बट ऑल्सो ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अमंग इट्स पॉपुलेशन। सो हम सिर्फ वेल्थ जनरेशन पे बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे वहां पर लिखा गया था कि हमारा मकसद क्या है, वेल्थ जनरेट करना। सो यहाँ पर वेल्थ जनरेशन तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें क्या चाहिए, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन भी चाहिए, तभी हम इस इनइक्वालिटी को कम कर पाए। तो यहाँ पर आप विजन न्यू इंडिया की बात कर सकते हैं 2025 की, कि अगर हम ऑक्सफैम रिपोर्ट की बात करते हैं, गिनी कोएफिशिएंट की बात करते हैं, तो हमारा इंडिया काफी ज्यादा वर्स कंडीशन में है। तो हम इसको फुलफिल कैसे करेंगे, कि अगर हमें न्यू इंडिया एक विजन जो हम लेके चल रहे हैं 2025 तक हमें इंडिया देखने को मिलेगा, वो कब मिलेगा, जब हमारे पास ये कंडीशंस फुलफिल्ड हो। तो यहाँ पर हम वेल्थ जनरेशन की तो बात करते ही करते हैं, वेल्थ जनरेशन के साथ साथ हमें क्या चाहिए, दैट इज वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। So this was your third topic, last topic. So this was it, जहां पर हमने governance as well as social issues को discuss. Thank you very much.